नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। जब कोई अपराधी अपराध करने के बाद गायब हो जाता है, फरार हो जाता है, तो पुलिस उसको कैसे ढूंढती है? उसके दो तरीके हैं। पहला, उसके परिवार के लोगों के जरिए, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए उसकी तलाश की जाती है। और दूसरा, अगर टेक्निकल सर्विलांस की बात करें तो जो भी चीज उसके नाम से रजिस्टर्ड हो या जिस चीज में उसका नाम रजिस्टर्ड हो, उन सभी चीजों को खंगाला जाता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जीएसटी नंबर, आईटीआर फाइल, मोबाइल का लोकेशन वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन क्राइम की दुनिया में एक से बढ़ के एक अपराधी है जो पुलिस को चकमा देता है और पुलिस से बचने के लिए अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। अब पुलिस उसको कैसे ढूंढे जिसने अपनी पहचान को बताने वाले हर सबूत को मिटा दिया हो, खत्म कर दिया हो और 140 करोड़ की आबादी में किसी छोटी सी जगह में छुप गया हो, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि ये सब चीजें अगर रही तो आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर ही देता है जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बनती है। ऐसे ही एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि उसने खुद से जुड़े हुए हर कागज, हर डॉक्यूमेंट को खत्म कर दिया, मिटा दिया। लेकिन 20 साल तक पुलिस उसको ढूंढती रही और 20 साल बाद पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है और उसको अपनी गिरफ्त में लेती है। ये सच्ची कहानी एयरफोर्स के क्लर्क की है और उस क्लर्क का नाम विनोद शर्मा था। बेसिकली विनोद शर्मा आगरा का रहने वाला था और पढ़ने में ठीक ठाक था। थोड़ी तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो साल 1996 में उसकी नौकरी लग जाती है। वो एयरफोर्स में एक क्लर्क के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करता है। एयरफोर्स में अपनी पोस्टिंग के दौरान वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होता है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, अलग अलग जगह वो पोस्टेड होता है। इन सभी जगह तैनात रहने के बाद साल 2000 में विनोद शर्मा की पोस्टिंग गुजरात में हो जाती है और विनोद शर्मा एयरफोर्स स्टेशन गांधीनगर में ड्यूटी ज्वाइन करता है। यहां वो एक सिविल एरिया में, मतलब एयरफोर्स स्टेशन से बाहर जहां पे आम लोग रहते हैं, वहां एक सिविल एरिया के अंदर वो एक मकान किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। इत्तेफाक से उसके पड़ोस में एक महिला रहती थी और उसके 2 बच्चियां भी थी, मतलब उसकी 2 बेटियां थी और उनके साथ वो महिला वहां रहती थी। उसका नाम था उर्मिला जाधव। उर्मिला का पति शायद उसे छोड़कर कहीं चला गया था, तो विनोद शर्मा और उर्मिला दोनों आसपास रहते थे, तो रोज रोज उनकी मुलाकातें होती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उर्मिला विनोद से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। विनोद अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, वो उसकी दोनों बेटियों को अपनाने को भी तैयार हो जाता है और कुछ ही समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। दोनों बेहद खुश थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अचानक विनोद शर्मा का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी पोस्टिंग गांधीनगर से उत्तर प्रदेश में बरेली में हो जाती है। अब बरेली में वो लगभग 2 साल तक रहता है। बीच बीच में उसे जब छुट्टी मिलती थी तो वो उर्मिला के पास गांधीनगर आता रहता था। इस दौरान उर्मिला एक बेटे को जन्म भी देती है। उस वक्त एयरफोर्स की जो पेमेंट थी, मतलब वहां पे जो सैलरी हुआ करती थी उस टाइम, वो काफी कम हुआ करती थी। तो चूंकि उर्मिला गुजरात की रहने वाली थी, वो विनोद से कहती है कि यहाँ डायमंड पॉलिशिंग का बिजनेस बहुत अच्छे से हो सकता है, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, तो इस नौकरी को तुम छोड़ दो और खुद का बिजनेस शुरू करो। विनोद शर्मा को भी लगता है कि ये बात सही है, ये सही रहेगा, परिवार के साथ भी रहेंगे और अपना काम भी चलता रहेगा बढ़िया से। तो फैसला करता है नौकरी छोड़ने का। अब विनोद शर्मा परिवार के साथ गांधीनगर को छोड़कर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सूरत चला जाता है। विनोद शर्मा और उर्मिला सूरत में एक किराए का घर लेते हैं और वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो जिस घर में रहा करते थे, उस घर के मकान मालिक का भी डायमंड पॉलिशिंग का ही काम था और उसकी एक दुकान थी।
अक्सर उसकी दुकान पर काम करने वाला स्टाफ, उसमें कई लोग थे, उनका उसके घर पर आना जाना लगा रहा करता था। तो जो उर्मिला थी, ऐसे ही एक स्टाफ की व्यक्ति से उसका अफेयर हो जाता है और धीरे धीरे ये बात विनोद शर्मा को पता चल जाती है। विनोद शर्मा का इस बात को लेकर उर्मिला से बहुत झगड़ा होता है और लगातार आए दिन रोज रोज ये झगड़े होने लगते हैं। इत्तेफाक से 24 दिसंबर 2004 ये वो तारीख थी कि विनोद शर्मा अपनी दुकान से अचानक अपने घर आ जाता है और उसी शख्स को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है जिसके साथ उर्मिला का अफेयर चल रहा था। उस वक्त उर्मिला की दोनों बेटियां अपनी नानी के घर गई थी और उर्मिला के पास सिर्फ उसका छोटा बेटा था। जब विनोद शर्मा उस शख्स को अपने घर से निकलते हुए देखता है तो यह देखकर उसका पारा चढ़ जाता है, उसको बहुत तेज गुस्सा चढ़ जाता है और वो तेजी से घर के अंदर घुसता है। उर्मिला से पूछता है कि यह आदमी इस घर में क्यों आया था, लेकिन उर्मिला कोई जवाब नहीं देती। इस पर विनोद शर्मा का गुस्सा और ज्यादा हो जाता है और वो उर्मिला का गला दबाने लगता है। फिर गुस्से में वो घर के कोने में पड़ी हुई एक लोहे की रॉड को उठाता है और उर्मिला के सिर में दे मारता है। जब एक भारी रॉड सर पर लगती है तो उर्मिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। विनोद शर्मा को बिल्कुल एहसास था कि उसने कत्ल कर दिया है और अब उसे जेल में भी जाना पड़ेगा। विनोद शर्मा कुछ देर सोचता है, फिर जरूरी सामान पैक करता है, अपने बेटे को उठाता है और सूरत के उस घर से निकल जाता है। वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन पकड़ता है और वहां से आगरा पहुंचता है। इधर अगले दिन जब मकान मालिक किसी काम से विनोद के घर पर आता है तो वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो वो दरवाजे को थोड़ा धक्का मारता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उर्मिला की लाश देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और साथ ही वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। कत्ल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। खून से लथपथ लाश और पति गायब और दुकान पर भी नहीं काम पे गया, तो पुलिस का सबसे पहला शक विनोद शर्मा पर ही आता है, क्योंकि हर मकान मालिक जो होता है वो अपने किराएदार से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेकर रखता है उसकी पहचान के। तो उसका आधार कार्ड, विनोद शर्मा का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट जो थी वो उस मकान मालिक के पास थी। तो उससे पता चलता है कि वो आगरा का रहने वाला था। तो पुलिस एक टीम को तुरंत आगरा विनोद शर्मा के एड्रेस पर रवाना कर देती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है उससे पहले विनोद शर्मा वहां से जा चुका होता है। पुलिस सादी वर्दी में कई दिन तक उसके घर के आसपास नजर रखती है, पहरा देती है कि वो आएगा तो पकड़ेंगे, अब आएगा तो पकड़ेंगे, लेकिन वो नहीं आता। फिर विनोद शर्मा के दोस्तों और रिश्तेदारों को चिन्हित किया जाता है। उनके जरिए अलग अलग जगह पर जाकर पुलिस छापेमारी करती है, जांच पड़ताल करती है कि कहीं ना कहीं से तो विनोद शर्मा पकड़ा ही जाएगा, लेकिन विनोद था कि एक छलावे की तरह गायब हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है, साल गुजरते गए और साल 2004 से 2024 आ गया। लगभग 20 साल गुजर गए, लेकिन विनोद शर्मा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली, वो जहां जहां तक पहुंच सकती थी वहां वहां तक पहुंची, मगर 20 साल तक पुलिस को विनोद शर्मा का कोई सुराग नहीं मिलता। हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस के पास विनोद शर्मा की कोई तस्वीर भी नहीं थी, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो पुलिस आगरा उसके घर जब गई थी तो वहां पर भी उसे कोई उसकी तस्वीर नहीं मिली थी। और अगर तस्वीर मिल भी जाती तो अब 20 साल हो चुके थे, अब उसका हुलिया कैसा था ये किसी को नहीं पता। धीरे धीरे गुजरात पुलिस इस केस को भूल जाती है और फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि साल 2024 में सूरत के जिस थाने में उर्मिला जाधव मर्डर केस की फाइल थी, वहां एक नए कप्तान साहब की पोस्टिंग होती है और वो आते ही फाइल मांगते हैं अनसोल्ड केसेस की। वो बोलते हैं कि फाइल मुझे दो, मैं चेक करता हूं कि कौन कौन से केस अधूरे पड़े हैं, अगर कोई काम का मिला तो उस पर काम किया जाएगा। तो उनकी नजर पड़ती है उर्मिला जाधव के मर्डर केस पर। वो कहते हैं चलो ट्राई करते हैं, 20 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो शायद अब कोई सुराग मिल जाए। यही सोचकर वो एक टीम बनाते हैं, पूरे केस को अच्छे से स्टडी किया जाता है
और ये सोचा कि 20 साल हो चुके हैं, शायद वो अपने घर वापस आ गया हो। उसने सोचा हो कि अब तो पुलिस लापरवाह हो चुकी होगी, उसको भूल चुकी होगी, तो शायद वो अपने घर वापस पहुंच चुका हो। तो पुलिस क्या करती है, आगरा में उसके घर पर एक टीम को भेजती है और जांच पड़ताल करती है कि क्या वो दोबारा वापस अपने घर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन 20 साल गुजर गए थे। वहां जाकर उनको पता चलता है कि 20 साल के दौरान विनोद शर्मा ने कभी भी अपने परिवार को कांटेक्ट ही नहीं किया। पुलिस ने अब दोबारा से दोस्तों और रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर लिए और चुपचाप सर्विलांस पे डाल दिए। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद, जांच करने के बाद पुलिस को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिलती। जितने भी कॉल रिसीव हुए थे वो सारे जेन्युइन थे। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जितने भी विनोद शर्मा के नाम से लोग थे उन सब की डिटेल को खंगाला। जितने भी नाम से जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड थे, विनोद शर्मा के नाम से जो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड थे, उन सबको खंगाला। जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मतलब जो भी कुछ विनोद शर्मा के नाम से पुलिस को कहीं कुछ मिला, पुलिस ने उसको खंगाला। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जिस विनोद शर्मा की तलाश पुलिस को थी वो अब तक लापता था। लेकिन एक दिन अचानक एक पुलिस वाले को ध्यान आता है कि मार्च 2020 में कोरोना आया था और 2021 तक जिस तरह से लोग मर रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, तो उस समय वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई थी। तो पुलिस को लगा कि 20 साल हो चुके हैं, अगर विनोद शर्मा जिंदा हुआ तो, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं थी कि 20 साल के अंदर वो जिंदा भी है या नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो पक्का उसने कहीं ना कहीं पे जाकर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाई होगी। पुलिस वाला ये बात कप्तान साहब को बताता है, तो कप्तान साहब कहते हैं कि चलो कोरोना वैक्सीन पोर्टल को खंगालते हैं, शायद इस बार हमें विनोद शर्मा मिल जाए। पुलिस अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के जितने भी विनोद शर्मा थे और जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया था, उन सब की डिटेल हासिल करने में जुट जाती है। कई विनोद शर्मा मिले और पुलिस उनके घर तक पहुंची, लेकिन जिस विनोद शर्मा की तलाश पुलिस को थी वो नहीं मिला। पुलिस फिर खाली हाथ थी। लेकिन वैक्सीनेशन पोर्टल को खंगालने का काम जारी था। अब इस पोर्टल को खंगालते खंगालते एक दिन पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो नाम था चित्रा विनोद शर्मा। तो पुलिस ने सोचा चलो मिलते हैं, इससे भी देखते हैं कौन है। एड्रेस देखा तो एड्रेस था फतेहाबाद का, और ये फतेहाबाद जो है वो आगरा के आसपास ही है। अब कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर चित्रा विनोद शर्मा के घर का जो एड्रेस लिखा था, उस एड्रेस पर पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस ने अपनी वेशभूषा को बदल लिया था, मतलब अपनी जो गेटअप था उसको चेंज कर लिया और एक सरकारी सर्वे टीम बनकर चित्रा विनोद शर्मा के घर पहुंचती है। पुलिस उनसे पूछती है कि आप चित्रा विनोद शर्मा है? वो बोलती हाँ हम चित्रा विनोद शर्मा है। तो सर्वे के नाम पर उससे बहुत सारी डिटेल मांगती है पुलिस। चित्रा ने सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि उसका एक बेटा है, नौकरी करता है, उसके पति का नाम विनोद शर्मा है, जिनकी किराने की दुकान है, वो दुकान पर बैठते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए हमें उनसे भी मिला दीजिए, सर्वे के काम में वो हमारी मदद कर देंगे, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बात ये थी कि चित्रा जो थी वो बिल्कुल अनजान थी कि ये पुलिस वाले हैं। उसने सोचा कि कोई सर्वे टीम है, चलो मिला देती हूँ। वो कहकर उनको अपने साथ लेकर चली जाती है और दुकान पर विनोद शर्मा बैठा होता है। पुलिस देखती है कि वो एक अधेड़ उम्र का शख्स है जो दुकान पर बैठा है, लेकिन पुलिस के पास कोई फोटो तो था नहीं, इसलिए पुलिस उसको पहचानती भी नहीं थी, तो पता कैसे करें। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा कि हम सरकार की तरफ से आए हैं और हमारी कुछ योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स हैं, और इन स्कीम्स में ये सुविधा दी जाएगी, वो सुविधा दी जाएगी, ऐसा सामान दिया जाएगा, वैसा सामान दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब उन्होंने विनोद शर्मा के साथ किए। और फिर जब सवाल जवाब का दौर खत्म हो जाता है तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है तो हम चलते हैं। ये कहकर पुलिस वाला वहां से चल पड़ता है। लेकिन अगले ही पल वो पलटा और उसने विनोद शर्मा के बिल्कुल पास जाकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा कि तुम वही विनोद शर्मा हो ना जिसने 20 साल पहले अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था। पुलिस वाले के मुंह से इस बात को सुनकर विनोद शर्मा के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वो होता है ना
कि जब आप किसी झूठ को छुपाते हो तो आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी जुबान आपका साथ नहीं देती। और पुलिस वाले बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसके हाव भाव बदले, उसके चेहरे का रंग बदला, तो पुलिस वाले ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और कहा, हम गुजरात पुलिस से हैं, 20 साल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब चलो। अब विनोद शर्मा बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि नहीं सर, मैं वो नहीं हूं जिसकी आपको तलाश है, वो कोई दूसरा विनोद शर्मा होगा, मैं तो कभी सूरत गया ही नहीं। लेकिन उसकी बीवी पीछे से बोलती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सूरत में कोई काम किया करते थे। अब विनोद शर्मा की हालत खराब हो गई। वो कभी पुलिस की तरफ देखता है और कभी फिर अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो अपनी बीवी के सामने अपने गुनाह को कबूल करता है और कहता है कि मैं वही विनोद शर्मा हूं जिसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था और वहां से अपने बेटे को लेकर फरार हो गया था। वो आगे कहता है कि मुझे पता था कि पुलिस मेरी तलाश जरूर करेगी, तो मैंने वो हर चीज खुद से दूर कर दी जो मेरी पहचान, मेरा नाम उजागर कर सकती थी। ना उसने कभी जीएसटी नंबर अपने नाम से लिया, ना उसने कभी वोट डाला, ना उसने दोबारा से कभी अपना आधार कार्ड बनवाया, ना वो उसने कभी सोशल मीडिया को यूज किया, उसने मोबाइल फोन तक यूज नहीं किया, और कभी भी अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया। उसने कसम खा ली थी कि मैं अपना नाम कभी भी किसी भी सरकारी कागज में नहीं आने दूंगा, जिससे उसकी पहचान हो सके और पुलिस उस तक पहुंच पाए। और इस तरह पूरे 20 साल तक वो अपनी पहचान छुपाकर कानून को धोखा देता रहा। उसने अपनी तरफ से कोई गलती कभी नहीं की, लेकिन उसकी पत्नी ने गलती कर दी। उसकी पत्नी ने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे जो अपना नाम लिखवाया, तो उसने चित्रा विनोद शर्मा लिखवा दिया। और यही एक चीज सूरत पुलिस के हाथ लगी और विनोद शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। फिलहाल वो जेल में है। कुछ समय बाद चार्जशीट दाखिल होगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि विनोद शर्मा द्वारा किए गए गुनाह की उसको क्या सजा दी जाए। विनोद शर्मा अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद जिस बच्चे को लेकर वहां से भागा था, उसका वो बेटा अब 23 साल का हो चुका है और वडोदरा में नौकरी करता है। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी छोटे बिल में घुसकर क्यों ना बैठा हो, एक ना एक दिन उसे खींचकर बाहर ला सकती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटना और अच्छी कहानियों का यह सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।